अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ़। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम करती हूं आपको आपके फेवरेट हेल्थ शो में, हेल्थ की बात वीनस के साथ में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर संडे बात करते हैं आपकी हेल्थ के हवाले से, आपकी यानी ब्यूटी के हवाले से और डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में, जो कि आपके मेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ पर हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, और मज़ीद क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस दिन ब दिन हमें ज़रूरत होती है। और क्योंकि आपने सुना होगा 2023 में जो ब्रेन ड्रेन हुआ था, यानी पाकिस्तान से जो हुनरमंद अफराद थे, नौजवान थे, उसमें से 8,60,000 लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले गए। और क्योंकि किसी भी मुल्क में उसकी तरक्की का बायस होते हैं नौजवान, और वो ही मुल्क के मेमार होते हैं। अगर वो लोग यहाँ मौजूद नहीं होंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान में जो वैल्यूबल लोग होंगे, यानी जो पाकिस्तान को तरक्की दे सकते हैं, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और यही सिलसिला 2024 में भी हम देख रहे हैं। सो बेसिक रीज़न्स क्या हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। और इसकी वजह से जो नौजवान बहुत स्किल्ड भी हैं और एजुकेटेड भी हैं, प्लस उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो मेंटली वो किस टॉर्चर से गुजर रहे हैं, वो किस तरह से एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और वो सारी वजूहात उनके पूरी हेल्थ को किस तरह से मुतासिर कर रही हैं, इन चीज़ों को भी हम इम्पॉर्टेंस देना चाहिए। और इस पर भी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इसको इग्नोर करेंगे मज़ीद, तो यकीनन नेक्स्ट ईयर भी हम इसी तरह की चीज़ें देखेंगे। और क्योंकि पाकिस्तान की जो नौजवान अवाम है वो आजकल पीक पर, यानी कि पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बट अगर इसी तरह से ब्रेन ड्रेन होता रहा तो पाकिस्तान की तरक्की दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे और हमारे नौजवान भी दिन ब दिन तरक्की करें और ग्रो करते जाएं, उनका फ्यूचर भी ब्राइट हो। और फ्यूचर ब्राइट होने के लिए उनकी हेल्थ का होना अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम हेल्थ पे बात करेंगे, कहाँ पर कौन सी गलतियाँ हो रही हैं, जहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, या बहुत किसी से इन्फ्लुएंस होकर उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और साथ में जो लोग अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होते जा रहे हैं, हमें उनको किस तरह से बचाना है। और हम हमेशा बात करते हैं औरतों की सेहत के बारे में, बच्चों की सेहत के बारे में, यानी बूढ़ों की सेहत के बारे में, मगर नौजवान की सेहत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस इम्पॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और कहाँ किस चीज़ की हमें नीड है उस पर भी काम करना है। और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, यानी बायोकेमिस्ट्री पर। यानी हर इंसान, बायोकेमिस्ट्री उसकी डिफरेंट होती है और वो डिफरेंट तरीके से सोच रहा होता है। उसकी लाइफ में जो सिनेरियोस चल रहे होते हैं, जो मुश्किलात आ रही होती हैं, उसका उसकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आता है, उसकी सेहत उसकी वजह से किस तरह मुतासिर होती है, प्लस इन्वायरमेंट का इन सब चीज़ों पर क्या किरदार होता है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर आफ्ताब आलम, जो कि बायोकेमिस्ट हैं और जो बहुत सारे डॉक्टर्स की काउंसलिंग भी करते हैं और PhD सुपरवाइज़र भी हैं। इसके साथ बहुत सारे जो डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिनको ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। ऑब्वियसली बहुत सारी, एक बायोकेमिस्ट्री एक बहुत बड़ी और वास्ट फील्ड है, और इससे MBBS डॉक्टर्स हों या फिर दूसरे न्यूट्रिशनिस्ट, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और हेल्प की ज़रूरत भी है। तो इस जो गैप है, यानी उनकी नॉलेज में और बायोकेमिस्ट की नॉलेज में जो गैप है, उस गैप को फिल करने की ये कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स इनके साथ कनेक्टेड हैं और जानते हैं इनसे कि हमारी हेल्थ के लिए बायोकेमिस्ट्री कितनी इम्पॉर्टेंट है, और इस चीज़ को समझना कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम जो चीज़ें खा रहे होते हैं उसको सही तरह से हमारी बॉडी में यूटिलाइज़ किस तरह से किया जा सकता है। यानी डॉक्टर मेहताब आलम PhD बायोकेमिस्ट्री है। आपने रिसर्च का काम किया है जर्मनी में, आप नौजवानों की सेहत के हवाले से काम कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को, नौजवानों को काउंसलिंग कर रहे हैं कि किस तरह से ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, किस वक्त इस्तेमाल करना है, किस तरह से उसके ऑप्टिमम बेनिफिट लिए जा सकते हैं, कौन सी ग़िज़ा ख़तरनाक हो सकती है और उनको स्किप करने की या फिर एक्सक्लूड करने की ज़रूरत है अपनी डाइट में। और इसी तरह की मज़ीद मालूमात के लिए बात करते हैं और जानते हैं कि उनका आज का क्या मैसेज है। तो आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से, डॉक्टर मेहताब आलम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जिस तरह से इंट्रो में बताया गया कि आप एक बायोकेमिस्ट हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस को भी, हमारी जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी पता चले कि बायोकेमिस्ट क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में,
और बायोकेमिस्ट्री क्या है? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वीनस टीवी का, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपने मुझे इनवाइट किया। बायोकेमिस्ट्री असल में देखें, जो कुछ हम खाते हैं और फिर वो हज़म होता है, फिर हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है, ये सब बायोकेमिकल्स कहलाते हैं, जिसमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, यानी जो हम गोश्त खाते हैं, चिकनाई खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी में किस तरह से हज़म होता है, ये सारी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। और मेडिकल साइंसेस में बायोकेमिस्ट्री एक बैकबोन का हिस्सा रखती है, और इसी की डायग्नोसिस से फिर पता चलता है कि मरीज़ को कौन सा मसला है। जैसे शुगर कम हो गई तो हाइपोग्लाइसीमिया हम कहते हैं, शुगर बढ़ गई तो हाइपरग्लाइसीमिया, या शुगर कैसे हो गई, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं तो ये नमक जो है हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। तो ये सारी असल में बायोकेमिस्ट्री है इंसान की, और इसको अगर इंसान समझ लें तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। सही। ओके, तो यानी कि बायोकेमिस्ट जो होते हैं वो हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और स्पेशली सेहतमंद रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात हैं, जिस तरह से आप देखते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ। लास्ट ईयर 2023 में 8,60,000 तक लोग यानी नौजवान जो थे वो यहाँ से माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज़ में चले गए। रीज़न क्या था कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थी, और फाइनेंशियल कोई भी अगर स्टेबल नहीं होगा तो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा, या बहुत ज़्यादा उसे एंजाइटी होगी, डिप्रेशन में जा सकता है। कि जो चीज़ ऑब्वियसली जैसे कि कायदे आज़म ने फरमाया है कि नौजवान किसी भी मुल्क के लिए मेमार का काम करते हैं, यानी मेमार होते हैं। सो अगर मुल्क के मेमार ही यहाँ से चले जाएंगे तो फिर यहाँ मुल्क की तरक्की में कौन यानी किरदार अदा करेगा? नौजवानों की सेहत तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में नौजवानों की सेहत का क्या हाल है? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल रेज़ किया है, और मैं ख़ुद नौजवानों की सेहत पे काम कर रहा हूँ। और मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, मेरी क्लास में मेरी रिसर्च के मुताबिक 50% बच्चे किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है, क्या टेस्ट करवाने हैं, किस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि देखें, मेडिकल डॉक्टर्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। और हम लोग जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ये हमें अपना तरीक़ेकार चेंज करना होगा। इस सिलसिले में भी मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ कि हर नौजवान बच्चा, इवन बड़े बूढ़े तो जाते ही हैं, नौजवान बच्चा भी किसी डॉक्टर को माहाना अपना चेकअप के लिए जाएं, उन्हें बताएं, मशवरा करें। और ऐसे डॉक्टर्स की तादाद कम होती जा रही है जो मरीज़ को मुसलसल गाइड करें, उसकी काउंसलिंग करें प्रॉपर, और उनको टाइम दें, क्योंकि मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो इस सिलसिले में ये किया जाए कि जो हेल्थ काउंसलर्स हमें तैयार करने चाहिए, जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी के PhDs मौजूद हैं, बायोकेमिस्ट्री के हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हैं, तो हम कम से कम ये मेडिकल की टर्मिनोलॉजी समझते हैं। और अगर हम बायोकेमिस्ट्री को अच्छी तरह समझ लें कि हमें खाना क्या है, क्यों खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि देखें, हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, तो अब हम कोई अच्छी कार ख़रीदते हैं तो हम कहते हैं हम उसी कंपनी की इन गाइडलाइन को फॉलो करेंगे ताकि कार की सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन हम अपनी सेहत के लिए जो है वो नेचुरोपैथी की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें आयरन की कमी होगी तो हमें पता है सेब खाना है, खजूरें खानी है, लेकिन हम आयरन की टैबलेट्स खा रहे हैं। ठीक है ना। फोलिक एसिड हमें पता है कि जनाब ये आलू बुखारे हैं, इसमें भरे हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ों में भरे हुए हैं, लेकिन असल में इस किस्म की तालीम पर फोकस नहीं किया गया। ये बचपन से करना चाहिए। और मेडिकल साइंसेस में भी MBBS को मैंने कोई 10 साल पढ़ाया मेडिकल डॉक्टर्स को, तो ये न्यूट्रिशन तो पढ़ते ही नहीं है। इनकी किसी से आप पूछ लें, इनकी मार्कशीट पर कहीं न्यूट्रिशन लिखा हो? हाँ, उनको तजुर्बे के साथ ये अंदाज़ा होता रहता है कि कौन सी खुराक में कौन से केमिकल छुपे हुए हैं, लेकिन ये दिस इज़ लिटिल नॉलेज। ये कंप्लीट नॉलेज होती है बायोकेमिस्ट को। ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट को आगे लाना चाहिए। किसी को इन्फेक्शन हो जाए, ज़ख़म हो जाए, उस पर कौन सा एंटीबायोटिक खाना है, क्या करना है, तो अब एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को साथ बिठाना चाहिए। ठीक है। अभी कोरोना आया तो बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट को फ्रंट पे लाया गया। ठीक है ना। तो बात ये होती है कि अब हमें कंसोर्शियम जो होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, वो केमिकल्स और ऑब्वियसली कि हमारी बॉडी में कौन से केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा पता होता है उनको। और वो फिर कोई भी अगर सब्सटेंस, अगर कोई भी यानी उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं या इफ़ेक्ट्स हैं, वो किस तरह बॉडी में जाके एक्शन करने वाला है, वो उस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, उसको स्टडी कर रहे होते हैं। जी।
तो यकीनन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हाँ, तो अब ये सारी दुनिया में थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है कि अब जो है ना कंसोर्शियम टाइप का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें वो मशवरा ज़रूर लेते हैं। मेडिकल डॉक्टर के पास तो बंदा उस वक्त जाता है जब बीमार हो गया, लेकिन सेहतमंद रहते हुए मुझे क्या करना है, इसकी मैं एक आपको बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारा नौजवान बच्चा जिम जाने के लिए जो है ना किसी से मशवरा नहीं करता, बस मैंने जिम जाना है, उसको पता ही नहीं है कि उसको जिम की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं, और जिम उन लोगों ने खोले हुए हैं कि जो सर्टिफाइड नहीं है, तो जिम के लिए मैंने फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, मैंने न्यूट्रिशन वालों को भी पढ़ाया है, डेंटल सर्जन्स को भी पढ़ाया है, जहाँ जहाँ बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत होती है वहाँ पढ़ाते हैं। तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ, बेटा आप ये चेक करें कि जहाँ जिम में जा रहे हैं क्या वहाँ कोई फिजियोथेरेपिस्ट है। हम फिटनेस ट्रेनर की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने अपना क्लिनिक नहीं खोला हुआ, ठीक है ना, मुझे पता है कि मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, मैं PhD डॉक्टर हूँ। MBBS डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा, मेडिसिन डिस्कवर कौन कर रहा होता है, ये PhD डॉक्टर्स कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये एक लंबा प्रोसेस है रिसर्च का। तो अभी हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है, और मैंने ऐसा ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मेरे पास MBBS डॉक्टर्स भी हैं, PhD डॉक्टर्स भी हैं, और हमसे जब कोई मशवरा करता है, मैंने हेल्थ काउंसलिंग का काम शुरू किया हुआ है जिसके बहुत अच्छे असरात आ रहे हैं नौजवानों पे ख़ास तौर पे, क्योंकि एक तो उनको टाइम मिलता है, क्योंकि मेरी क्लास अगर 1 घंटे की है उसमें मुझे टाइम भी मिल रहा है, और बच्चे अपने मसाइल लेकर आ रहे हैं, ठीक है, वो डिफरेंट केसेस लेकर आ रहे हैं। ओके, तो आपको कहाँ, यानी ऑब्वियसली हम लैक तो कर रहे हैं, नौजवान नस्ल जो है वो बहुत ज़्यादा, जिस तरह से आपने बताया कि आपके पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ऑब्वियसली किसी यानी आपने जिस तरह से बताया कि MBBS भी हैं, और बहुत यानी समझ लें कि नॉर्मल जो एक लेमैन है उससे बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन फिर भी वो 50% किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं अभी भी। सो हम कहाँ लैक कर रहे हैं, वो पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए जहाँ से हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी उन पॉइंट्स पे भी बात करें। हाँ, देखिए पहले मैं आपके जो प्रीवियस एक सवाल था कि हाँ नौजवान छोड़ के जा रहे हैं, देखें ये जो मुल्की हालात है ना, ये और एनवायरनमेंट, ये भी हमारी बायोकेमिस्ट्री के ऊपर असरअंदाज होती है, जिसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ कि अगर आप गर्मी में बैठेंगे, ठीक है ना, तो आपकी ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं होगी। आप ऑक्सीजन सांस तो ले रहे हैं, लेकिन आपको घबराहट का मतलब क्या है कि आपकी ऑक्सीजन बाइंडिंग पूरी नहीं हो रही, ठीक है ना, आपकी बॉडी को जो जितनी चाहिए थी वो हो नहीं रही, ठीक है ना। आप नॉर्मल टेम्परेचर पे बैठेंगे तो ऑक्सीजन बाइंडिंग सही होगी, ठीक है ना। जी हाँ, अब ये टेक्निकल बातें मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ में देखा, कई स्कूलों में देखा, हमारे यहाँ स्कूलों में जो है बच्चे गर्मी में बैठे हैं, तो क्या होगा, उनकी ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं है। ऑक्सीजन लेवल पूरा ना हो तो आपको गुस्सा आता है, एग्रेशन में आते हैं आप, ठीक है ना, और वो चीज़ देखें, इससे क्राइम रेट भी बढ़ रहा है हमारे नौजवानों में, ठीक है ना, और वो मायूसी की तरफ इसीलिए जा रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग और फोकस करना बहुत पॉजिटिव थिंकिंग वो उसी वक्त होगा ना जब आप प्रॉपर एनवायरनमेंट देंगे। सही। ये जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है ना, ये हमारे यहाँ हमारी एक पौधे की तरह है। आप सिर्फ पौधे की मिसाल ले लें, उसको प्रॉपर पानी ना मिले, धूप ना मिले, कुछ भी ना मिले, वो प्रॉपर ग्रो करेगा? तो हम अपनी नौजवान नस्ल के साथ बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, हम उनकी सेहत पे बात ही नहीं कर रहे, और उनको हम टेस्ट की तरफ लेकर नहीं आ रहे कि इतनी सारी लैब्स खुली हुई हैं, लैब टेस्ट करवाएं। तो मैंने कईयों के टेस्ट करवाए तो उनको प्रॉब्लम निकली, और उन्होंने कहा सर ये तो आपने हमें पहले से बता दिया, वरना तो हमने टेस्ट कराना ही नहीं था। हम इसीलिए चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस देने की कोशिश होती है। हमारी इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जिन चीज़ों में हम लैग कर रहे होते हैं, जिन चीज़ों के बारे में, देखिए आप एक्सपर्ट हैं, आपको जिन चीज़ों के बारे में पता है, हमें ज़रूरी नहीं कि हर एक लेमैन को पता हो या फिर एक MBBS है उसको पता हो, हमें भी पता हो, ज़रूरी नहीं है। बट एक अगर सब्जेक्ट में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो उस एक्सपर्टीज़ के साथ आप किस तरह से हमारी सोसाइटी में हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, यही हमारा मकसद है। और मैं चाहूँगी मज़ीद मालूमात भी ली जाए, और जहाँ जहाँ हम लैग कर रहे हैं नौजवान नस्ल, क्योंकि अब देख सकते हैं हम कि सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, आप ये नहीं सोचते कि ऑब्वियसली जिस तरह से आपने कहा कि गर्मी में बैठेंगे तो आपको अग्रेशन फील होगा, यानी घबराहट, आप नॉर्मल चीज़ें नहीं सोच सकते। उसी तरह से बहुत ज़्यादा आप फैटी हैं, आपको बहुत, आप कह लें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, वेट कम करना चाहते हैं, तो और सारे प्रॉब्लम्स के साथ कोई एक शख्स अगर अफोर्ड कर सकता है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएगा। अब वो अलग बात है कि वो डॉक्टर यानी सही डॉक्टर के पास जा रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहा है, बायोकेमिस्ट के पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर कोई शख्स ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है तो वो चाहेगा कि क्विक रिजल्ट हमें मिले, और जो चीज़ें एक्सेसिबल हैं, जो हमारे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे टिकटॉक है या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसको फॉलो करेगा। तो उससे फिर ऑब्वियसली आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
देखें, जैसे आप लोगों का ये प्रोग्राम चल रहा है, आपने एक बायोकेमिस्ट को इनवाइट भी किया, ठीक है ना, तो अब आप राइट पर्सन को बुला रहे हैं, ठीक है ना। मेडिकल डॉक्टर भी जो अब पीएचडीज़ की तरफ जा रहे हैं वो इस नेचुरोपैथी और बायोकेमिकल्स की अहमियत को जानते हैं। वो यही कहते हैं कि देखें, ज़्यादातर मेडिसिन्स बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट रखती हैं जिसको हम प्रोमिनेंट नहीं करते, लिवर डैमेज हो रहा है, ठीक है ना। तो राइट पर्सन को अब फ्रंट पे आने की ज़रूरत है, और मेरा मकसद भी मीडिया पे आने का यही है कि हम अपने ऑफिस में बैठे थे, टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग हम 60 लोगों को कर लेंगे, लेकिन मीडिया के थ्रू जब आएंगे तो हम फिर बहुत सारे लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो आपने बात की एफोर्डेबिलिटी की, तो वो एक अलग मसला है, लेकिन बात है कि पहले बच्चा अपने मसाइल बताए, बच्चा यूज़ टू हो, क्योंकि वो अपने मसाइल छुपाता है, ठीक है ना। माँ बाप भी बायोकेमिस्ट नहीं है या डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के पास एक्सेस नहीं है, तो वो क्या करता है, फिर ये यूट्यूब और टिकटॉक इन्हीं पे लगता है। लेकिन बच्चों को मैं ये समझा रहा हूँ कि ठीक है यूट्यूब भी इस्तेमाल करें, लेकिन आप थोड़ी रिसर्च करें कि जो बताने वाला है क्या वो उस फील्ड का बंदा है या नहीं, वरना उसको फॉलो ना करें, इसके बेशुमार नुकसान हैं। जी एग्जैक्टली। अच्छा, मैं चाहूँगी कि हम जो डाइट ले रहे होते हैं, स्पेशली हम हर प्रोग्राम में डिफरेंट जितने भी डॉक्टर्स आते हैं वो कहते हैं कि हमारा यानी लाइफ स्टाइल पे हमें काम करने की ज़रूरत है, इसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, इसके अलावा हमें डाइट चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी कि जब आप मौजूद हैं तो डाइट प्लान भी बताएं, यानी डाइट से रिलेटेड अच्छी जो चीज़ें हैं जो एक हेल्दी बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है? अच्छा, इसमें देखें, एक चीज़ जो अभी तक ना, असल में हम बहुत सी चीज़ें किताबों की फ़ॉलो कर रहे होते हैं, हम करंट सिचुएशन को फॉलो नहीं करते। अच्छा, किताबें ज़्यादातर हमारी लिखी हुई हैं फॉरेनर्स ने, हमारे लोगों ने, हर इलाके की एक अपनी केमिस्ट्री है, हर शख्स की अपनी केमिस्ट्री है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, मेरे पास 60 बच्चा बैठा होगा, सबकी केमिस्ट्री अलग है। तो पहले हमें सबकी केमिस्ट्री समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि, और जो कि अब फ्यूचर में जो मेडिकली टर्म इस्तेमाल हो रही है वो है पर्सनलाइज मेडिसन, यानी हर शख्स की अलग अलग मेडिसन बनेगी फ्यूचर में, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि एक टैबलेट जो मैं खा रहा हूँ उसी से जो है ना दूसरा भी सही हो जाए, तो हर शख्स की केमिस्ट्री अलग है। और जैसे मुझे अगर गोश्त पसंद है, किसी को गोश्त पसंद नहीं है, तो अब ये प्रोटीन की कमी कैसे कवर होगी। तो असल में मामला जो मैं गैप देख रहा हूँ वो ये है कि पेशेंट और डॉक्टर, इनके पास टाइम कम है कि डॉक्टर को पेशेंट पे पूरी रिसर्च करनी होती है और लॉन्ग टर्म चलना होता है, जिसको हम पहले कहते थे ना कि ये फैमिली डॉक्टर हैं। फैमिली डॉक्टर को सबके बारे में पता होता था कि जनाब फलाने साहब का बेटे को अस्थमा है या फलाने को फलानी चीज़ से एलर्जी है। तो यहाँ ट्रीटमेंट में मैं समझता हूँ लैकिंग्स जो हैं वो ये हैं और ये गैप्स हैं। ना पेशेंट सही से बता सकता है क्योंकि डॉक्टर के पास रश लगा हुआ है, वो कहता है ओके सर में दर्द है ये दवाई, पेट में दर्द है ये वाली दवाई लें, बुखार है ये वाली दवाई, ओके जाएँ। तो डॉक्टर और मरीज़ की तो ऐसे बात ही नहीं होती। तो इसमें जो है ना मैंने ये शुरू किया है कि हम जो बायोलॉजिकल साइंसेस के डॉक्टर्स हैं, पीएचडी डॉक्टर्स हैं, हम चूँकि बच्चे के साथ कम से कम 1 घंटे की एक क्लास हम लेते हैं, उसमें हम 15-20 मिनट उनकी हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जैसे मैं पूछता हूँ हर बच्चे को, बेटा आज किसने नाश्ता नहीं किया, तो उस फिर हम नाश्ते की अहमियत पे काम करते हैं। और मैंने पढ़ाना क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में 4 चीज़ें हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, फिर बाद में विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं। तो हम उनको उनके नाश्ते से ही डिज़ाइन करवाते हैं। तो ये मैंने एक तरीक़ेकार चेंज किया है पढ़ाने का, और फिर इससे स्टूडेंट इंटरेस्ट लेके भी पढ़ता है। मैं स्टूडेंट को कहता हूँ बेटा मैं नंबर्स के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं आपकी बायोकेमिस्ट्री सही करवाऊँगा। तो जैसे गर्ल्स ज़्यादा होती हैं बायोलॉजिकल साइंसेस में, तो मैं अगर कहता हूँ कि बेटा किस को अपने बालों की सेहत का ख्याल रखना है, तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं, मेरी बात को सुनते हैं। वरना तो बच्चा कहता है ना सब कुछ तो नेट पे मौजूद है, मैं टीचर को क्यों सुनूं, ठीक है ना। तो ये बातें नहीं होती। तो बाल प्रोटीन से बने हैं, तो फिर वो अपने आहिस्ता आहिस्ता मसाइल बच्चे अपने बताना शुरू करते हैं, सर मुझे ये मसला है, सर मुझे ये मसला है। तो सबसे पहले हम नाश्ते पे फोकस करें। आज की माएँ जो हैं, आप सुबह देखें बेकरीज़ कराची में ना, आप देखें बेकरीज़ में इजाफा हो गया है। उसकी वजह क्या है, सुबह बेकरी के आइटम्स जो हैं बच्चों को लंच में दिए जा रहे होते हैं, क्विक नाश्ता। जी हाँ, तो वो जो है ना इंस्टेंट चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं और घर में बनी हुई। और याद रखें कि जैसे इसमें फ़र्क है, माँ के बने हुए नाश्ते में और किसी और के बने हुए नाश्ते में फ़र्क है, क्योंकि हर शख्स की एक अपनी एनर्जी है। मुझे नहीं पता कि मैं वो यहाँ समझा सकूँ नहीं समझा सकूँ, क्योंकि हर जगह की अहमियत है। मैं घर में नमाज़ पढ़ूँ तो 1 नमाज है, मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँ तो 27 हैं, वो खाना काबा में पढ़ूँ तो 1 लाख। तो जगह की अहमियत है और एनर्जीज़ निकलती हैं उन जगहों से, ठीक है ना। एक बच्चा रो रहा हो और माँ और बाप उसको सीने से लगा लें तो बच्चा चुप हो जाता है, ठीक है ना लगाए तो बच्चा ज़िद्दी ही रहता है।
तो हर शख्स के अंदर से कुछ एनर्जीज़ निकलती हैं, इसी को हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ कहते हैं। और इसी को हमारे बड़ों ने कहा था कि बेटा सोहबत, अच्छी सोहबत इख्तियार करो, ठीक है ना। नेकों के अंदर से ऐसी एनर्जीज़ निकल रही होंगी जो आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाएंगी। बुरे लोगों में बैठेंगे तो आपके अंदर आएंगी ही नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है ना। तो इसके असरात होते हैं। मैं चाहता हूँ इस वक्त कि हमारा पुराना दौर वापस आ जाए। हमारे आबा व अजदाद सही थे। हम जितना टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं ना, उतने वीक होते जा रहे हैं और बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, ठीक है ना। शाम को साथ बैठना, शाम की चाय पीना, माँ बाप के साथ डिस्कशन करना, ये एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी है और सुन्नत भी है। लेकिन हमने ये खो दी क्योंकि अब बच्चा हर कोई अपने अपने मोबाइल पे लगा है, माँ बाप भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। हम फैमिली टाइम को साइड में कर दिया हमने, क्योंकि पहले इसीलिए इंस्टेंट चीज़ें आ गई हैं। पहले खाना डिज़ाइन होता था घर में कि आज बच्चों ने मछली खानी है, प्लान बनता था, प्लान करके खाया जाता था, ठीक है ना। वो ख़त्म हो गया है। अब एक साथ दस्तरखान की उसकी एक अलग चीज़ है, आपके अंदर एनर्जी आती है, आपका जो है वो खाना लगेगा आपको, ठीक है। अब अगर एक साइड में खा रहा है, एक उधर खा रहा है, एक उधर खा रहा है, तो दिस इज़ नॉट गुड। और इसी से क्या हो रहा है, हम इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम टीम से दूर हो रहे हैं। तभी हम एक दूसरे को मारने लगे हैं। और आप देखें, हम जहाँ जहाँ हमारे इंडिविजुअल, स्क्वाश में हम चैम्पियन रहे, ठीक है ना। स्नोकर इंडिविजुअल आदमी है, हम चैम्पियन रहे। आप ये मिसालें हैं। टीम में हम अक्सर फेल हो रहे होते हैं, ठीक है ना। जहाँ टीमें काम कर रही हैं ना, वहाँ हम फेल हो रहे होते हैं। तो हमें टीम में काम करने इसीलिए कि हम अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो इसका और ये भी एनवायरनमेंट में कमी आ गई। एक दूसरे के बारे में, यानी एक दूसरे के साथ मिल के काम करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो इस पे फोकस करना होता है। मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। अब फ्यूचर में यही कुछ करना है कि नौजवानों की खुराक, तो सुबह नाश्ता, उसके बाद बच्चों का से मैं डाइट प्लान बनाता हूँ। बेटा आप खा के क्या आते हैं, फिर आप वो मुझे दिखाएं। अब मैं देख रहा होता हूँ कि अगर वो कोई गोश्त नहीं खा रहा, तो अब मुझे पता है कि इसमें विटामिन B12 की कमी होनी है, क्योंकि वो आता ही गोश्त से है, ठीक है ना। तो उसको फिर मैं मुख्तलिफ तरीके से पहले काउंसलिंग, क्यों नहीं खाते, क्या मसला है, किस तरीके से गोश्त खा सकते हो, नहीं खा सकते, तो फिर उसको बताया जाता है कि तुम्हें मजबूरन ये मेडिसिन खानी होगी, क्योंकि आफ्टर 50 तुम्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएंगे। जब ये डराते हैं ना, अब ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही, ठीक है ना। अब इनको हमें सीक्रेट नहीं रखना होगा, क्योंकि अब ये सब नेट पे मौजूद है। तो हम इस तरह काउंसलिंग करके लोगों को बचा सकते हैं। और एक चीज़ मैं इसमें बस और ऐड कर दूं कि लड़काना में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं डॉक्टर नुसरत शाह। ओके, डॉक्टर नुसरत शाह के बारे में बात करेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक और मिलेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ, और डॉक्टर बता रहे थे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी बात जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, उसी को चाहूँगी कंटिन्यू करें डॉक्टर आप। जी, मैं ये बता रहा था कि डॉक्टर नुसरत शाह एक बहुत अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं। तो उनसे मेरे इस प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई कि हम हेल्थ काउंसलिंग से किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं बीमारियों की। तो ये कहा जाता है कि जनाब गांव देहातों में जो है वो नीम हकीम बैठे होते हैं, या जो है डॉक्टर ऐसे बैठे होते हैं जिनके पास डिग्रियाँ नहीं होती। तो उसकी देखें उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया कि इन्हें हम कहते हैं क्वैकर्स, ठीक है ना। लेकिन उनके पास मरीज़ ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह यही है कि वो उन्हें सुनते हैं, ठीक है ना, उनके इलाके के होते हैं, और कुछ मेडिसिन जो है वो उन्होंने बड़ों से सीख ली होती हैं, या डॉक्टरों के नंबर भी होते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, और उसमें असर भी होता है। तो देखें, दवाइयों में असर भी उसी वक्त आता है, कहते हैं जब डॉक्टर के इखलाक से आधा इलाज सही हो जाता है, ठीक है ना। तो वही अगेन कि आपकी केमिस्ट्री। तो मैं अगर किसी को बैड वर्ड से, बुरे अलकाबात से नवाजूं तो उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, मतलब उसको गुस्सा आएगा। लेकिन अगर मैं किसी की तारीफ़ें करने लग जाऊं ना, तो उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। तो हमारे अल्फाज में बड़ी ताकत है, जिससे किसी की भी केमिस्ट्री चेंज कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं कि वो जो है स्पीच थेरेपी या हेल्थ काउंसलिंग जो है ना। तो और अगर देखिए मेंटल इश्यूज़ की बात करें तो जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो बस आपकी बातें सुनते हैं। और आप इतना ज़्यादा वो सारी चीज़ें, वही प्रॉब्लम्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, उसको डिस्कस करने के बाद, सिर्फ कहने के बाद बहुत ज़्यादा ऑफलोड, यानी आपका लोड ख़त्म हो जाता है या बर्डन ख़त्म हो जाता है। तो ये असल में इस किस्म के सेंटर्स की भी कमी है। इसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। फिर वो लोग कहते हैं कि जनाब ये मज़ारात हैं और फ़लानी, ये इनको मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर कहता हूँ,
जहाँ लोग अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, वहाँ उनको सुकून मिलता है जाके, या उन्हें कोई बात करने वाला मिलता है। देखें ये जो अकेला रहना है ना, लोनलीनेस, ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा ओबेसिटी है, और ख़ुदकुशी करने में जो सेकंड नंबर पे है, बाहर लोग बहुत खुदकुशी करते हैं, तो उसमें सेकंड नंबर पे लोनलीनेस है, अकेला रहना। उन्हें कोई मिलता नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो शाम की बैठक हो, तो बात करने से आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। और हमारे दीन में भी सिखाया गया है, मसाजिद क्यों बनाई गई हैं, ठीक है ना, कि वहाँ सारे जमा हो, भाई घर में पढ़ लें नमाज, लेकिन वहाँ एक दूसरे से बातें होती हैं जी। तो हमारे नौजवानों में ये इमोशनल प्रॉब्लम आ रही हैं, इसकी वजह से बिहेवियरल प्रॉब्लम आती हैं, उसकी वजह से वो लोनलीनेस में चले जाते हैं और वो फिर ख़ुदकुशी की भी कोशिश करते हैं। दूसरा बहुत बड़ा असर जो है ना, हमारी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस का है कि असातिज़ा ऐसे हों जो हम इन नौजवानों के मसाइल सुने। और जैसे मैंने अभी कहा कि ये अक्सर को नहीं पता, मैं स्कूलों में भी अब जाके काउंसलिंग कर रहा हूँ टीचर्स की, कि देखें हर बच्चे की अलग केमिस्ट्री है, ठीक है ना। इसकी एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब जो है इस्तेमाल होती है कि एक उस्ताद एक हाथी को पढ़ा रहा है, एक मछली को पढ़ा रहा है, एक पेंगुइन को पढ़ा रहा है, एक परिंदों को पढ़ा रहा है, और अगर वो टास्क देता है कि बेटा ये दरख्त के ऊपर चढ़ जाएं, ठीक है ना, तो परिंदा चढ़ेगा, बाकी तो नहीं चढ़ सकते। तो मेरा तो टास्क ही गलत था, यानी मैंने एक को फर्स्ट कर दिया, बाकी फेल हो गए, लेकिन मुझे उस बच्चे की एबिलिटी नहीं पता थी ना। अब अगर मैं कहूँ इस दरख्त को उखाड़ देना, तो वो हाथी उखाड़ेगा, परिंदा नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि हाथी में वो ताकत थी। तो देखें ये टास्क चेंज करना, हर बच्चे को फर्स्ट कहना, ये उस्ताद की जिम्मेदारी है। हम नंबर्स के पीछे पड़े, उसके टैलेंट को निकालना उस्ताद की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हर एक को अलग अलग टैलेंट दिया है, और कहा जाता है कि अब, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं, कहा जाता है कि हर एक फर्स्ट है, ठीक है ना, हर एक के अंदर कुछ खूबियाँ हैं, वो उसको निकाले, खामियाँ भी सब में होती हैं, ठीक है। तो मैं बस थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा। डॉक्टर नुसरत शाह ने मेरी बात को अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि देखें अब डॉक्टर तो हर जगह नहीं जा सकता, तो हमें इन क्वैकर्स की ही थोड़ी सी ट्रेनिंग कर दी जाए, ठीक है ना, ताकि वो इलाज सही करें, क्योंकि वहाँ हेपेटाइटिस फैल रहा था, उन्हें ये नहीं पता था कि हमें सिरिंज को जो है ना तोड़ के फेंकना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। तो क्या हुआ, डॉक्टर भी नहीं पहुँच पाए, और क्वैकर्स के पास मरीज़ जाते थे, इंजेक्शन 2 से 3 में इस्तेमाल हुआ, तो हेपेटाइटिस बढ़ता गया, ठीक है ना। तो लेकिन ज़रा सी हम अगर उनकी काउंसलिंग कर दें, तो वो डॉक्टर्स का बर्डन शेयर कर सकते हैं, और उनको भी हमें अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या तो आप इतने डॉक्टर्स लाएं, अपना हेल्थ का सिस्टम बेहतर करें, ठीक है ना। तो जहाँ शॉर्टेज हो, जी हाँ, तो इसी में बहुत अच्छी एग्जांपल्स मौजूद हैं। जैसे माँ और बच्चे की अमवात में कमी हुई है, वो कब हुई है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स बनाई गई हमारी गवर्नमेंट ने। तो लेडी हेल्थ वर्कर्स भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनकी ट्रेनिंग डॉक्टर्स ही करते हैं। इसी तरह मैं चाहता हूँ हेल्थ काउंसलर्स की ट्रेनिंग जो है वो अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स आ जाएँ, वो करें और वो मल्टीप्लाई करें। तो हमारे बायोलॉजिकल साइंसेस की बहुत बड़ी फोर्स है नौजवानों की, और जो गाँव में जाना भी चाहता है। मैं नहीं कहता हर एक को आप गाँव में जाएँ, ठीक है ना। हमारा 75% एरिया जो है वो इसके ऊपर देहातों पे और उसके ऊपर मौजूद है, और वो भी छोड़ के आना चाह रहे हैं हालात की वजह से। तो देहात हमारे गांव बिल्कुल ख़त्म नहीं होने चाहिए, फिर हमारे पास और फूड के क्राइसिस आएंगे, परेशानियां आएंगी। ओके, सो आपने बताया कि नाश्ते की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो तो है, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। अगर आप सुबह का नाश्ता ये स्किप कर देते हैं, तो ऐसा है जैसे किसी डिवाइस को उसकी एनर्जी नहीं मिली या बैटरी फुल चार्ज नहीं की गई। तो लंच में क्या आप प्रेफर करेंगे, क्या ऐड करना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो है वो एक्सक्लूड कर देनी चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए? अच्छा, देखिए नाश्ता लाजमी करें। अब एक और मसला जो इन बड़े शहरों में, कराची ख़ास तौर पे और लाहौर हैं, तो नाश्ते का मतलब 12-1 बजे, ये 12-1 बजे नाश्ता नहीं है। हमें अब जो है ना गाँव देहातों से सीखना चाहिए, ठीक है ना। वो बिल्कुल नेचुरल स्टाइल में काम करते हैं, इवन बहुत सारे बाहर के कंट्रीज़ भी। तो वो सुबह सुबह उठ जाते हैं, नाश्ता भी सुबह होना है और जल्दी सोना है, ठीक है ना। ये हैबिट अगर हम रख लें तो हमारी केमिस्ट्री सही हो जाएगी। हमारी केमिस्ट्री जो है ना बॉडी की, वो लाइट से भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। हमें नींद उसी वक्त आएगी, एक टाइम है नींद का, तो नींद का एक केमिकल होता है, वो रिलीज़ होगा तो हमें नींद आएगी, और वो उस वक्त होगा जब अंधेरा होता है। तो जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू होगा, हमारे अंदर नींद वाली फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी। तो सुबह का नाश्ता, उसमें आप घर का जो भी है, पराठा खाएँ, अंडे खाएँ, और नौजवानों को तो मैं कहता हूँ कि ये 2 अंडे पाबंदी से खा सकते हैं। अब बहुत सी चीज़ें मीडिया पे मौजूद हैं वो गलत हैं, ठीक है ना। और मैं कहता हूँ डॉक्टर भी आप लें जो एक्सपर्ट, कंसल्टेंट और सीनियर डॉक्टर हो, ठीक है ना। वो अपने तजुर्बात से आपको सही मशवरा दे सकते हैं। तो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनकी वीडियो सबूत के तौर पे मेरे पास मौजूद है, उन्होंने कहा है कि आप 2 अंडे खा सकते हैं। लेकिन क्या है कि पहले आपको अपना स्टेटस पता हो, आप पहले एक टेस्ट करवाएंगे लिपिड प्रोफाइल,
ओके। लिपिड प्रोफाइल में आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड है। जब भी मैंने कहा कि हर शख्स की केमिस्ट्री अलग है। अब मैंने अगर 2 अंडे कह दिया और लोग सारे 2 अंडे खाना शुरू कर दें, लेकिन उसको हार्ट प्रॉब्लम थी, है ना, तो ये एक लैकिंग्स हैं कि हम सही से गाइड नहीं कर रहे। तो नॉर्मली 2 अंडे खा सकते हैं आप सेहतमंद रहने के लिए, लेकिन पहले अपने टेस्ट करा लें, या आपकी फैमिली में कोई हार्ट प्रॉब्लम चल रही हो तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से वो इस्तेमाल करेगा। ठीक है ना। अच्छा, ये जो आप अंडे बता रहे हैं इस्तेमाल कर सकते हैं 2 अंडे, तो क्या देसी अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो कहते हैं कि देसी अंडा और देसी घी जो है वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे फार्मी अंडे हैं और जो यानी बनास्पति घी है, उसमें और दोनों की डिफरेंस के बारे में ज़रूर आप हमें बताएं। जी, ये सवालात जो है ना, और ये बड़ी लंबी बहस है, और इस किस्म की इन्फॉर्मेशन हमारे ग्रुप में आती रहती है। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें इस किस्म की बातें आती हैं, और हम लोगों की काउंसलिंग भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। ओके। अब अगर मैं आपको केमिस्ट्री बताऊँ, देखें, देसी अंडा और फार्मी अंडे, इन दोनों की केमिस्ट्री में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम बिला वजह जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। महंगा देसी अंडा मैं क्यों ख़रीदूँ? मेरे पास अंडों की किस्में हैं बहुत सारी, ठीक है ना, और उनके कलर्स हैं डिफरेंट, ठीक है। तो आप फार्मी अंडा खाएं या देसी अंडा खाएं, आपको एनर्जी उतनी ही मिलनी है। मकसद क्या है कि 2 अंडे रोज़ाना खाने हैं। हम इस बहस में हमारे नौजवानों को डाल दिया गया, जिसकी वजह से भी वो मेल नरिश हो गए, ठीक है ना, कि ये चीज़ खालिस है या ये खालिस नहीं है। शहद खाना है, नहीं खाना, खालिस कहाँ से मिलेगा, इस बहस में हम खा नहीं रहे, ठीक है। तो मैं बायोकेमिस्ट यही करता है। तो मेरे पास कंपैरिजन वाली लिस्ट है, आप नेट से भी देख लें। देसी अंडे की केमिस्ट्री है, फार्मी में कोई फ़र्क नहीं है। तो यानी डाइट भी जो होती है वो दोनों की, जो यानी फार्मी वो हैं मुर्गियां हैं, उसकी डाइट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट, क्योंकि उसकी रैपिड ग्रोथ होती है, और जो दूसरी मुर्गियां हैं जिनको प्रॉपर सही वाली डाइट दी जाती है, तो दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में फ़र्क नहीं होगा? अच्छा, देखें, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, लेकिन मैंने वही कहा कि देखें, मैं PhD डॉक्टर हूँ, मेरे पास ये राइट है कि मैं जो जुमला कह रहा हूँ ना वो बड़ा ऑथेंटिक हो। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं होता। अब मैं बता देता हूँ, जो बायोलॉजिकल साइड के लोग होते हैं वो समझ जाएंगे। देखें, देसी मुर्गी हो, फार्मी मुर्गी हो, कोई भी हो, वो जो कुछ खा रहे होते हैं ना, उससे वो लेते हैं रॉ मटेरियल। जैसे मैं और आप भी, हम गोश्त खाते हैं, हम मछली खाते हैं, बकरा खा रहे होंगे, मुर्गी खा रहे होंगे ना, तो मैंने उसमें से प्रोटीन ली, वो प्रोटीन मेरे मैदे में जाके डाइजेस्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, और मुझे उसमें से प्रोटीन के जो ब्लॉक्स हैं ना, अमाइनो एसिड मिलेंगे। सही। वो अमाइनो एसिड मेरे सेल में जाके जमा हो जाएंगे। अब मेरी प्रोटीन, जो मेरा गोश्त है, ये ना तो मछली का है, ठीक है ना बकरे का है, ये मेरा बना है मेरे DNA की कोडिंग के हिसाब से। और ये कौन बना रहा है? ये अल्लाह बना रहा है। बिल्कुल। तो अब इसमें तो कोई अमल दखल ही नहीं हुआ। अब मुर्गी चाहे कीड़े मकोड़े खाए, गंदी फीड खाए, आप उसको बड़ा कर दें, कुछ भी कर दें, मेरे मैदे में जाके, जी, और मेरी अभी शॉर्ट वीडियोस भी आ रही होती हैं कि किस तरह लोग मिस इन्फॉर्मेशन करके हमें नेचुरल चीज़ों से दूर कर रहे हैं। ये प्लानिंग के तहत है, ये माफिया है, कौन है जो प्लानिंग के तहत हमें नेचुरल चीज़ों से दूर कर रहे हैं। बाकी जो ये कहा गया, देखें, दीन में भी है कि तस्दीक के बगैर कोई बात आगे ना बढ़ाएं। तो मेरा काम क्या है, जो मेरा ग्रुप काम कर रहा है, हम तस्दीक के साथ, सबूत के साथ लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है ना। और फिर मैं ऑथेंटिक भी हूँ, मैं बायोकेमिस्ट हूँ, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, ना मैं मुर्गी वाला हूँ, ना मैं खाली MBBS डॉक्टर हूँ। अब खाली MBBS डॉक्टर भी प्रोटीन केमिस्ट नहीं है, ऐसे मेरा तो सब्जेक्ट स्पेशलिटी सारी प्रोटीन केमिस्ट्री है। सही। ठीक है ना। तो सुनी सुनाई बातों पर अमल करना। फिर मैं MBBS डॉक्टर से भी मेरी बहस होती है कि ठीक है, आप कहते हैं ब्रायलर मुर्गी ना खाएं, तो आप रिसर्च पेपर दिखा दें, ठीक है ना, रिसर्च करके उस बात को साबित करके दिखाएं, हवाओं में बातें ना करें, ठीक है ना। तो इससे प्रॉब्लम आ रही है। देखें, वो मुर्गी की एक नस्ल है, फार्मी मुर्गी, देसी मुर्गी एक नस्ल है, बेशुमार किस्म की नस्लें होती हैं, बकरों में बेशुमार किस्म की नस्लें हैं, कोई जल्दी ग्रो करता है, कोई देर से ग्रो करता है। आप इसको कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, फार्मी को देसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते आप, वो एक ब्रीड है। अब आपकी मर्जी, आपके पास अगर देसी मुर्गियाँ पली हुई हैं, आप उसके अंडे अवेलेबल हैं वो खा लें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है और फार्मी में फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। फार्मी मुर्गी वो पूरी जो 8 हफ्तों में ही ग्रो करती है, बस उसकी बात क्या है कि उसको आप खाना उसकी टेबल पे दे देते हैं, ये फ़र्क है, ठीक है ना। बाकी अगर आप नहीं देंगे तो एक वो मुर्गी होगी जो ढूंढ ढूंढ के खाएगी। अब जितने कीड़े मकोड़े ये खाएंगे, क्योंकि कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये प्रोटीन से भरे हुए होते हैं, चाइना में सब खाते हैं जी, ठीक है। तो जितने कीड़े मकोड़े खाएगी वो उतना गोश्त बनेगा उसका, ठीक है ना। तो
यहाँ पे जिस फार्मी मुर्गी को टेबल पे रख के खाना मिल रहा है तो वो जल्दी ग्रो करेगी क्योंकि सही। उसकी रिक्वायरमेंट जल्दी पूरी हो रही है। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि ये हमारी जो खुराक में इतना ज़्यादा शामिल है फार्मी मुर्गी, इसमें आर्सेनिक का लेवल पाया जाता है जो कि ऑब्वियसली जहर है, तो क्या इसमें क्या कितनी सदाकत है? हाँ, अब देखें, ये भी हर साल न्यूज़ आती है, मेरे पास न्यूज़ की कलेक्शन है और वो रिपीट हो रही होती हैं कि जनाब ये FDA ने रिसर्च किया है, अमेरिका के इदारे ने, कि मुर्गी में आर्सेनिक। भाई वो उनकी मुर्गी में निकली होगी आर्सेनिक, हमारे पाकिस्तान की तो नहीं निकली ना। और पाकिस्तान की बाकायदा एक वेबसाइट है, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, आप उस पर जाएं और PhD इन पोल्ट्री से रब्ता करें। तो मैंने जो ये कंसोर्शियम बनाया ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें PhD पोल्ट्री के भी मौजूद हैं। अब मुर्गीज़ के हवाले से जो भी लोग मेरे पास इंफॉर्मेशन लाते हैं कि बताएं ये सही है या गलत है, तो मैं पोल्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पहले रब्ता करता हूँ। मैं आम आदमी से नहीं करूँगा। वही बात आ गई ना, राइट पर्सन शुड बी ऑन राइट प्लेस। मैं आम आदमी की बात क्यों मानूँ, ठीक है ना। तो वो ये कहते हैं, दावा करते हैं कि जनाब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं अगर आर्सेनिक की बात करूँ, देखें वो अप्स एंड डाउन होती रहती हैं, ठीक है ना। उससे हमारे ऊपर इतनी कम मिकदार में होती है कि मैंने अभी बताया, हमारी बॉडी में ब्लड में कोई चीज़ कब शामिल होती है, पहले मैदे से गुजरती है, फिर आंतों से गुजरती है, फिर ब्लड में जाएगी, फिर लिवर भी हमारा डिटॉक्सिफाई करता है जी, ठीक है ना। तो इतना लंबा प्रोसेस, और ये अल्लाह ने अपने हाथ में लिया हुआ है। मेरा सिस्टम जो है अल्लाह के हाथ में है ना, तो वो रिफ़ाइन होकर आगे जा रहा होता है। कल को तो आप ये भी कहेंगे कि जितनी भी खुराक आ रही है इसमें जो है गोबर डाला जाता है, ठीक है ना, आप वो ना खाएं। सही। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि ये चिकन का मामला बहुत हॉट टॉपिक रहता है, अभी कुछ दिनों पहले भी बहुत ज़्यादा इस तरह की मैसेज यानी चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी। अब मैं जानना चाहूँगी, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये हमारी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री को किस तरह से चेंज करती हैं और ये किस तरह से हमें हार्म दे रही होती हैं? अच्छा, मैं पहले आर्सेनिक वाली एक बात और कंप्लीट कर दूं कि दरिया सिंध वगैरह है, बहुत से पानी में भी आर्सेनिक की मिकदार ज़्यादा आ रही है। अब इसमें रोल है हमारे गवर्नमेंट का, वाटर एंड सीवरेज, और आपने देखा होगा बीच में एक निगलेरिया फॉलरी, ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया जो कहते हैं, कॉमनली कहते हैं ना, तो वो पानी में आ गया। तो वो लोग जो फार्म हाउसेस पे जा रहे थे उनकी डेथ हुई, एक नाथ ख्वां की भी, जुल्फ़िकार साहब की भी ऐसे ही डेथ हुई। तो अगेन मेरी बात में वज़न कैसे आ रहा है, मैं कह रहा हूँ काउंसलिंग, ठीक है ना। अगर हम बच्चों को ये बता दें, अब इसकी छोटी छोटी क्लिप बन के लगनी चाहिए। बच्चा हर जगह जाने से पहले पूछ ले, हमने फार्म हाउस पे जाना है, फार्म हाउस का पानी चेक करने की नॉलेज हमें होनी चाहिए। ओके, ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मेरल अल्ताफ, और बात हो रही थी चिकन के हवाले से बात कर रहे थे, एंड देन फिर हम आर्सेनिक के बारे में बात कर रहे थे। तो चाहूँगी कि वहीं से सिलसिला कंटिन्यू करें जहाँ से डिसकंटिन्यू हुआ था। तो आर्सेनिक की मिकदार हमारे पानी में भी अप्स एंड डाउन होती रहती है, और आपने देखा होगा कि कुछ अर्से पहले जो है क्लोरीन की मिकदार पानी में कम हो गई थी, जिसकी वजह से जो निगलेरिया फॉलरी फैलना शुरू हो गई थी। तो ये हमारी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं, एक्चुअली उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं काउंसलिंग के ज़रिए हर बच्चे को ये समझा रहा हूँ कि देखें, आपको पता होना चाहिए कि अपने घर में जो पानी आ रहा है मैं कैसे चेक करवाऊँ, क्योंकि इन लैब्स में एक्सेस नहीं है, ये कॉमन होनी चाहिए। मेरे घर में जो दूध आ रहा है तो वो मैं कहाँ से चेक कराऊँ कि ये सही है कि गलत है। तो इस किस्म की हम काउंसलिंग लोगों को दे रहे हैं। हल्दी हम खा रहे हैं, वो कलर के बगैर कहाँ से मिलेगी, क्योंकि कलर का जो है वो कार्सिनोजेनिक है। तो इस तरीके से मैं बायोकेमिस्ट्री को लोगों की हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और लोग इसी तरह मिस इन्फॉर्मेशन मेरे पास भेजते हैं, और हमारा पूरा पैनल है जिसमें MBBS डॉक्टर्स भी हैं, हम उनकी करेक्शन करते हैं, उनको बताते हैं। अगली बात जो आपने कही कि कोल्ड ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक के बारे में अगर आप इसकी ये मैं स्टूडेंट्स को ओपन करके दिखाता हूँ कि विकीपीडिया पे आप जाके देखें कि ये एक डिस्पेप्सिया के लिए मेडिसिन बनाई गई थी और एक फार्मासिस्ट ने बनाई थी। ये बातें नहीं बताई जाती, तो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता। तो ये एक मेडिसिन है, ठीक है ना। जब ये मैं स्टूडेंट को दिखाता हूँ तो उनको शौक़ लगता है कि हाँ ये तो हम गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। देखें, ये हाजमे के लिए एक दवाई बनाई गई थी, जिसको फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके फ्लेवर्ड बनाना शुरू कर दिया। तो मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि कल को तुम जो है वो दर्द की दवाइयाँ भी जो है ना, मेहमान आए उसको पेश किया करो कोल्ड ड्रिंक के साथ, दर्द की दवाइयाँ, बुखार की दवाइयाँ भी तुम उसके आगे रखा करो। तो हमने इस दवाई को मशरूब बना लिया है, ठीक है। तो अब इसमें 8 चमचे जो है ना चीनी के मौजूद हैं।
एक मैं लोगों को ये कहता हूँ कि भाई जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं ना, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। ऐसे ही मैं खुले दूध की फेवर में बात करता हूँ कि वो अच्छी जगह से ढूंढ लें। देखिए, अच्छी चीज़ ढूंढनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि मिलावट नहीं है, मिलावट है, ठीक है ना, और ये जब से दुनिया बनी है तब से ये मामलात हैं, लेकिन अच्छी चीज़ आप तलाश करें और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें। लेकिन हम अपनी खुराक पे तवज्जो नहीं दे रहे, हमें अपनी सेहत के बारे में पता ही नहीं है। हमने आपको इतना मसरूफ़ कर लिया है कि हम चलते फिरते तो खाना खा रहे होते हैं। तो ये तरीका नहीं है, हमने अपनी बॉडी बनानी है और बॉडी के अंदर फिर ब्रेन है, ब्रेन की डेवलपमेंट सारी। तो ये स्टार्ट होता है माँ से। सबसे पहले माँ को अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, फिर बच्चे के बारे में माँ को नॉलेज देनी पड़ेगी। और अब कई अस्पतालों में माँओं की ट्रेनिंग होती है, बाकायदा काउंसलिंग होती है, क्योंकि हर माँ न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है या बायोकेमिस्ट नहीं है। उसके बाद बच्चे को क्या पिलाना है, क्या खिलाना है, फिर वो उससे बड़ा होता है तो क्या करना है, ये सारी चीज़ों की इस वक्त काउंसलिंग की ज़रूरत है। और हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ पे लोग इस किस्म की बातें हमें शेयर करते हैं और फिर वो डॉक्टरों के मशवरे से हम आगे पहुँचाते हैं और कोई मुआवजा नहीं होता इसका। दैट्स वेरी गुड और बहुत अच्छी बात है। इस तरह की अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में, और अवेयरनेस के ज़रिए बहुत से लोग सेहतमंद रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह की यानी नॉलेज बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो रही होती है, तो जाहिर है सही नॉलेज का सर्कुलेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमें बहुत अच्छा लगा आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत है, मगर हमारे पास टाइम क्योंकि बहुत महदूद है। मैं चाहूँगी प्रोग्राम के एंड में अगर कोई आप एक वन लाइनर के तौर पर या कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो बात रह गई हो करने की, वो मैसेज देना चाहें तो ज़रूर हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को वो मैसेज दें। जी, मैं अपने नौजवानों के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैसेज भी उन्हीं के लिए, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, हमारा फ्यूचर है, कि अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें और इसके बारे में कोई भी मालूमात हासिल करनी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि कुदरत की चीज़ों की तरफ वापस आ जाएं, जिसको मैं कहता हूँ बैक टू नेचर, ठीक है। इंसान की बनाई हुई चीज़ों से ज़रा परहेज़ करें, जैसे चीनी इंसान की बनाई हुई है, कुदरती नहीं है। घी इंसान का बनाया हुआ है, कुदरती किसी बीज में घी नहीं पैदा होता, ऑयल बनता है। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है। बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। इसी तरह की मालूमात के लिए देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी और डॉक्टर के साथ और किसी और टॉपिक पे होगी बात। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।